नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमने आपको पिछले कक्षा में बहुत सारी बातें बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में। इसके साथ साथ आपको ये बताया कि जो हमारे संविधान का जो मूल स्रोत है, जो हमारे प्रस्तावना का मूल स्वरूप और उसका तत्व है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता। मैंने सभी बिंदुओं को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सारगर्भिक तरीक़ों से, कौन सा विद्वान को भारतीय संविधान पर क्या उसकी टिप्पणियाँ रही, उन सबों के बारे में मैंने बात करने का प्रयास किया। तो आइए आज हम लोग जानते हैं प्रस्तावना के अगली कड़ी में प्रस्तावना का महत्व, प्रियम्बल्स का क्या इम्पोर्टेंस है। प्रस्तावना भारत को एक भविष्य का रूपरेखा तैयार करती है। तो किस दृष्टि से बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं प्रस्तावना पे कि प्रस्तावना संशोधनीय है या असंशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। तो हम सभी पहलुओं को और सभी पक्षों को देखते हुए हम अंतःगत व यह भी जानेंगे कि इस विचार पर, इस मुद्दे पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या निर्णय है और अभी तक संविधान और प्रस्तावना के मामले में उसकी क्या एडवाइजरी जारी हुई है, उन सबों के बारे में जानेंगे। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है उसके बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आज तक, जान लीजिए कि आज 28 फरवरी है, 28 फरवरी 2023 तक कितने बार भारतीय प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं, और हुए हैं तो वो कौन कौन से तथ्य जुड़े गए हैं और कितने बार हुए हैं, इन सबों के बहुत ही विस्तार से समझने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रस्तावना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, यानी जो प्रियम्बल है हमारे संविधान में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो बोलते हैं हम भारत के लोग, वी आर इंडियन पीपुल्स। लेकिन जैसे ही हम भारत के लोग बोलते हैं तो सिर्फ हम भारत से नहीं, ये पूरे भारत के चारों दिशाओं से शब्दों का प्रसार होता है। वही बात है, हम भारत के लोग, यानी जितना भी भारत के 140 करोड़ लोग हैं वो सभी भारतीय हैं। तो इस सारी बातों को हम लोग और भी अगले क्लास में जानेंगे। अब प्रस्तावना को महत्व को देखते हैं। महत्व में जो पहला फैक्ट है, आप पहला फैक्ट जानने का प्रयास कीजिएगा कि के.एम. मुंशी ने भारत के प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। क्या कहा है? इंपॉर्टेंट बात यह है, राजनीतिक जन्मपत्री। के.एम. मुंशी कौन थे? तो के.एम. मुंशी एक बहुत बड़े विचारक थे जो भारतीय संस्कृति और साहित्य में महारथी हासिल किए हुए थे। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका सदस्य भी रहे थे के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान सभा का एक सदस्य थे। तो ऐसे में इन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को भारत के प्राचीन और भारत के आने वाले आधुनिक कंडीशन को समझते हुए उन्होंने कहा कि भारत का जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक का कुंजी है। क्योंकि प्रस्तावना में हम क्या देखते हैं? लोकतंत्र, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए के.एम. मुंशी क्या कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय राजनीति का जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है। मतलब जिस प्रकार जन्म कुंडली या जन्मपत्री देखकर मनुष्य के व्यक्तियों के भावी जीवन के बारे में, उसकी गुण और अवदोषों के बारे में बताया जाता है, उसी प्रकार प्रस्तावना को पढ़कर हम भारत के भावी रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर किनका थॉट है? के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी कौन थे? तो ये संविधान निर्माताओं में से एक व्यक्ति थे जो संविधान सभा का सदस्य थे, के.एम. मुंशी। तो आप इनके बात को याद रखिएगा कि ये क्या कहे, राजनीतिक जन्मपत्री कहे प्रस्तावना को। आगे देखिएगा, जिस प्रकार जन्मपत्री जीवन का सूचना देता है उस प्रकार प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। ये सारी बात को कौन इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो के.एम. मुंशी।
के मुंशी कहते हैं कि जिस प्रकार जन्मपत्री जन्म कुंडली भारतीय मनुष्य के भावी जीवन के रूपरेखाओं को दर्शाता है, उसी प्रकार जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का दर्शन है। यदि भारतीय संविधान से प्रस्तावना को हटा दिया जाए तो भारतीय संविधान निष्प्राण हो जाएगा। ऐसे में प्रस्तावना ही है जो भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। ये सारी बातें को कौन कह रहे हैं? के एम मुंशी। के एम मुंशी कौन है? तो ये संविधान सभा का एक सदस्य थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े विचारक थे, जो भारतीय अतीत और भारतीय आने वाले आधुनिक समय को देखते हुए उन्होंने इस तरह भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उनको इस बात का पूर्ण ज्ञान था आने वाले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बैठे लोग थे कोई आम व्यक्ति तो थे नहीं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे। तो ऐसे में वो पूर्ण आगे के समय को देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि प्रस्तावना भारतीय राजनीति का जन्मपत्री है। क्या है? जन्मपत्री है, यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा कि प्रस्तावना भविष्य भारत का रूपरेखा प्रदान करती है। ये सारा इंटरप्रिटेशन कौन दे रहे हैं? तो के एम मुंशी दे रहे हैं कि प्रस्तावना का होना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिएगा, प्रस्तावना भारत में सत्ता का स्वरूप, स्रोत, उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित की जाए उसका प्रावधान करता है। यानी भारत में सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, सत्ता का स्रोत कैसा होगा, उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे, ये सारी बातों तो आपको मिलता है संविधान में। जब हम पढ़ते हैं संविधान तो हम भारत के लोग, इससे चरमुखी का एक सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का नजरिया एक शब्दों में ही पता चल जाता है। हम भारत के लोग, वी आर इंडियन पीपुल्स, यानी वहाँ पे हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, आदि भावनाएं सब दूर रहती है और सिर्फ एक बात हम लोग बोलते हैं कि हम भारत के लोग। तो यही बात किया जा रहा है कि प्रस्तावना में भारत का सत्ता का स्वरूप, स्रोत, उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएंगे आदि भावनाओं को सम्मिलित रूप से प्रस्तावना में उनकी सार को समझाया गया है। समझ में आया? आगे देखते हैं। लेकिन इन सब बातों को पूर्ण बहुमत देते हुए कुछ आपको जस्टिस मिलेंगे जो कुछ अपना इंटरप्रिटेशन रखते हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं कि न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कौन कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर। इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरा इंटरप्रिटेशन देते हैं। गजेंद्र गडकर कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने यही इंटरप्रिटेशन दिया कि गजेंद्र गडकर कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के समझने का कुंजी है। क्योंकि आप सोचिए जितना इंटेलेक्चुअल लोग थे संविधान सभा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो 9 भाषा का ज्ञानी, वर्ल्ड के अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञानी, 32 डिग्रियां, तो ये सारी बातें जो है न्याय जस्टिस जो कह रहे हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। कौन कह रहे हैं? तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? गजेंद्र गडकर। और गजेंद्र गडकर को कहना है कि भारतीय प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन देते हैं, लेकिन फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के कुंजी को दर्शाता है। यानी उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट करने वाले लोग थे, जैसे BR अम्बेडकर 9 भाषा का ज्ञानी, 32 डिग्रियां, अन्य देशों के संविधान को ज्ञानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी जैसे दार्शनिक लोग कोई आम व्यक्ति तो थे नहीं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट देते हैं यही न्यायमूर्ति जो गजेंद्र गडकर है कि भले ही प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के
कुंजी को, उनके इशारों को दर्शाता है, अतः हमें इन्हें स्वागत करना चाहिए। तो आपको इस चीज को समझ में आ गया होगा कि निर्माताओं को समझने का कुंजी है। आगे देखिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं। प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है। सार निहित मतलब मूल ढांचा, मूल बातें सार निहित है। निर्माताओं ने भविष्य से भारत की रूपरेखा प्रस्तुत किया है। प्रस्तावना संविधान का व्याख्या में सहायता करती है। जो प्रस्तावना है वो संविधान में व्याख्या करती है। यह सारा बात किनका कहना है? कहना है इनका न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का। तो गजेंद्र गढ़कर एक चीफ जस्टिस हैं, इनका याद रखिएगा। इनका क्या कहना है? लास्ट में भी ये बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को समझने का एक कुंजी है, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है। सार निहित का मतलब मूल ढांचा निहित है। अतः निर्माताओं ने भविष्य भारत की रूपरेखा प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तावना संविधान का व्याख्या करने में मददगार होता है। तो ऑल ओवर जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर हैं, उनकी बातों को आपको याद रखना होगा। इन्होंने पहला क्या कहा उस चीज को मैं पुनः बताता हूं। गजेंद्र गढ़कर न्यायमूर्ति ये एक व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे। प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन दिए, लेकिन फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के सोच और समझ को दर्शाती है। अतः बगैर प्रस्तावना को हम संविधान का व्याख्या नहीं कर सकते। अतः हमें इन्हें स्वागत योग्य बनाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना में ही संविधान का सार निहित है। सार मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मूल्य, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आपको इतना बातें समझ में आना चाहिए। लेकिन आगे चल के देखिएगा कि ये गजेंद्र गढ़कर के इंटरप्रिटेशन को लोग काटने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब कुछ फैक्ट देखिए जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अर्नेस्ट वार्कन एक यूरोपियन विद्वान है। अर्नेस्ट वार्कन ने यह कहता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाना चाहिए। यानी भारतीय संविधान की कुंजी, यानी पूरे ऑल ओवर जितना कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है, उन सभी बातों का सार कहाँ है? तो प्रस्तावना में है। प्रस्तावना को बगैर आप लिए हुए आप संविधान का व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अतः अर्नेस्ट वार्कन एक विद्वान है, पॉलिटिकल साइंस का विचारक है। यह कहते हैं प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी। कुंजी मीन्स क्या आप समझते हैं। तो ऑल ओवर ये विचार है प्रस्तावना को लेकर। उसी कड़ी में आगे देखिएगा तो ठाकुरदास भार्गव हैं। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। अब यहां से प्रश्न कईयों बार आए हैं कि किनके अनुसार प्रस्तावना या संविधान प्रस्तावना की आत्मा है। यानी ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो आपको याद रखना होगा, प्रश्न आते हैं कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, ये कौन कह रहे हैं? ठाकुरदास भार्गव। लेकिन यहीं पे कंफ्यूज करने वाले एक और प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 है। क्या है? आर्टिकल 32। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा कौन है? आर्टिकल 32। और ठाकुर भार्गव दास के अनुसार संविधान का आत्मा कौन है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
और दूसरा यहीं पे प्रश्न इस तरह से आएगा कि नाम नहीं देगा ठाकुर दास भार्गव या डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, सीधे देगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का आत्मा है। तो ऑप्शन रहेगा आपके पास प्रस्तावना, आर्टिकल 32, मौलिक अधिकार, मूल्य कर्तव्य। तो वैसे में आपको क्या मारना है, प्रस्तावना मारना है। क्लियर बात। तो आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा कि ठाकुर दास भार्गव के अनुसार संविधान का आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना है, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा कौन है, आर्टिकल 32 है। और ऑल ओवर दोनों का नाम ना रहे और प्रश्न बने कि इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन है जो संविधान का आत्मा है, तो प्रियम्बल ही होगा, प्रस्तावना ही होगा। क्लियर बात। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों का वर्णन मिलता है, जैसे में न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता आदि। भारतीय संविधान आप पढ़ते हैं तो उसमें संविधान की दर्शन पाया जाता है, उसमें संविधान की मूल ढांचाएं पाई जाती है, जैसे में न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता आदि जैसे मूल ढांचा पाया जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से ठाकुर दास भार्गव कह रहे हैं कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्श पाए जाते हैं। प्रस्तावना, बेगर प्रस्तावना को अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्यान या व्याख्या एक्सप्लेनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है, जैसे में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, यह सारी बातें हैं जो प्रस्तावना में है, और प्रस्तावना के माध्यम से ही आप संविधान को व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए जो चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर था, उन्होंने कहा था कि संविधान का सार जो निहित होता है वो प्रस्तावना में होता है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के सोच को दर्शाती है। तो अतः हमें उसे संशोधनीय और असंशोधनीय पर विचार करना चाहिए। तो आपको ये बातें समझ में आया होगा। नोट में देखिए, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान महत्वहीन है, निष्प्राण है। अब सोचिए, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या करना चाहते हैं और संविधान का प्रस्तावना का सहारा नहीं लेंगे, तो आप चीज़ों को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आप नहीं सजा सकते हैं। इसलिए ठाकुर दास भार्गव कह रहे हैं और बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान निष्प्राण हो जाएगा। क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के सोच को और भावी भविष्य के रूपरेखा को प्रदर्शित करती है। आप उसमें प्रस्तावना में देखते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा आदि जैसे बात की जाती है। तो संविधान निर्माता भावी भविष्य को देखते हुए प्रस्तावना को निर्माण किया। अतः प्रस्तावना के बगैर हम भारतीय संविधान को व्याख्या नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने भी यही ओपिनियन दिया था कि जो संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं को सोच को और भावी भविष्य के इशारों को दर्शाती है। अतः हमें इन्हें स्वागत योग्य बनाना चाहिए। तो आपको ये समझ गया कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन मीन्स फिलॉसफी। जितना प्रस्तावना की फिलॉसफी है वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। आगे देखिए, प्रस्तावना में स्वाधीनता संग्राम की आदर्शों का झलक मिलता है। क्या है प्रस्तावना? आप देखिएगा, मैं आपको प्रस्तावना का महत्व बता रहा हूं, और प्रस्तावना के महत्व में जो विशेष तौर पर जानना है वो ये कि प्रस्तावना में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का झलक पाया जाता है।
न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा आदि की भावनाएं इसमें सम्मिलित है। प्रस्तावना आप यदि पढ़ते हैं तो उसमें सारी बातें लिखी हुई है। न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता आंदोलन की, स्वाधीनता आंदोलन की भावनाएं सम्मिलित है। वह कौन सा भावना था जो कि भगत सिंह ने रावी नदी के तट पर घूम रहे थे दोस्तों के साथ, देश हित के मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है। पानी पर हाथ रख के भगत सिंह कहते हैं आई प्लेज माई लाइफ फॉर द कंट्री। तो वो कौन सी भावनाएं थी? इन लोग का भावना था कि बेगर जातिवाद, बिना नस्लीय भेदभाव का एक हमारा राष्ट्र निर्माण हो, जहां पे हम सौहार्द और निष्पक्ष रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल करें और भारत राष्ट्र का निर्माण करें। ये राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाएं थी कि उन्होंने फांसी तक चूम लिया। तो चीज़ों को समझना होगा आपको। ये भावनाएं हैं जो प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो आपको ये सार समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि एक ननी पालकी वाला केस में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा। कौन सी केस में? याद रखिएगा, ननी पालकी वाला एक बहुत बड़े चीफ जस्टिस थे, बहुत बड़े वकील और विद्वान थे। आपको याद रखिएगा, यहाँ से फैक्ट पूछ सकता है कि ननी पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड कहा, कि जिस प्रकार हमारा आधार कार्ड होता है उसी प्रकार प्रस्तावना हमारा एक मूल पहचान है, जिससे हम एकता और अखंडता के माध्यम से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की पहचान पत्र बताते हैं। आगे देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। इन दोनों में विद्वानों में मत है और हर तरह के विद्वान अलग अलग इंटरप्रिटेशन को रखते हैं, तो उस चीज को भी समझना होगा। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना अतः उचित है या नहीं है, यह हम आपको समझाते हैं। तो प्रियम्बल के जब बात आता है कि संशोधनीय है या नहीं, तो इसमें एक बात कॉमन देखने को लिए आएगा कि संविधान का अंग है। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो यह संशोधनीय है, और यदि ये अंग नहीं है तो संशोधनीय नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट में जो विचारक लोग अपना मत देते हैं कि प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, उसके पीछे दो मत हैं, और दो मत में पहला जो बोलते हैं कि संविधान में जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, वो संविधान निर्माताओं के सोच को दर्शाती है। सोच मतलब उसका क्या नजरिया था प्रस्तावना को लेकर, अतः उचित नहीं होगा। अब प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के सोच को दर्शाती है, उनके रूपरेखाओं को दर्शाती है, और आज यदि हम प्रस्तावना में छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डॉक्टर अंबेडकर के उस मेहनत पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस मेहनत पर पानी फेरने का काम करेंगे। लेकिन यह भी बात सत्य है कि संविधान जिस समय बना उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ अलग है। ऐसे में जरूरत पड़े तो संविधान संशोधनीय होना चाहिए, और आपको आगे केस में यही देखने को मिलेगा। आगे देखिए कुछ केस है। LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बम्बई केस ने भी, ये सारे केस ने भी, पहले आप यहां नहीं समझिए, यहां पे आइए। एक केस है बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी एक जगह का नाम है, गांव का नाम है। तो बेरूबाड़ी विवाद में न्यायमूर्ति यानी जो चीफ जस्टिस था, वह असंशोधनीय बताया, यानी प्रस्तावना को असंशोधनीय बताया, यानी हम उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, संशोधनीय बताया। लेकिन आगे देखिएगा तो केशवानंद भारती केस ने 1973 में, केशवानंद भारती केस 1973 में चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने निर्धारित किया कि
प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संशोधनीय भी है। क्या है? हम संशोधन भी प्रस्तावना में कर सकते हैं। प्रस्तावना की मूल ढांचा में वही कह रहा है कि प्रस्तावना संशोधनीय है। कौन कह रहे हैं? केशवानंद भारती केस में जो चीफ जस्टिस निर्णय दिया वो कहा कि संशोधनीय है प्रस्तावना, लेकिन उसकी कुछ मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, हमें उन सब चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अतः हम उनकी मौलिक के छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के ये घात करने की बात होगा। फिर इसी को समर्थन देते हुए LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बम्बई केस ने सही ठहराया और अतः वर्तमान में यह संशोधनीय है। यह क्या है? संशोधनीय है। और यही कंडीशन है केशवानंद भारती केस जो आज तक चला आ रहा है, भविष्य में और भी कुछ हो सकता है, देखने को मिलेगा। अतः अभी तक प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन किया गया है और 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976 1976 जिसमें जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, यह सभी बातों को जोड़ा गया था। तो यदि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि बताइए अभी तक प्रस्तावना में संशोधनीय हुआ है या नहीं, तो आप बताइएगा कि केशवानंद भारती केस 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप संविधान को प्रस्तावना को संशोधन कर सकते हैं और उसी कड़ी में मात्र अभी तक एक बार संविधान संशोधन प्रस्तावना संशोधन हुआ है 42 यानी 42वां संविधान संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत कुछ शब्दों को जोड़ा गया जिसमें विशेष तौर पर पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, यह सभी बातों को जोड़कर प्रस्तावना को एक सही रूपरेखा देने का प्रयास किया गया। क्योंकि जिस समय प्रस्तावना बना, संविधान बना, उस समय भारत की स्थितियां कुछ अलग थी और आज कुछ ज़रूरतें हैं, तो उसके हिसाब से हमें संशोधनीय करना चाहिए। अतः केशवानंद भारती केस ने यह अपने निर्णय में पूर्ण बहुमत किया कि प्रस्तावना संशोधनीय है। आपको समझ में आ गया? इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। आपसे यदि कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, तो आपको साफ शब्दों में बताना होगा कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संशोधनीय है। अतः उसके बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और उसी कड़ी में आज तक मात्र प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और उसमें कुछ शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ये 3 वर्ड को याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं और यही शब्द जोड़ा गया था, तो इसको याद रखिएगा। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।